हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। और आज का हमारा मैथ्स का लेक्चर है जिसमें हम अगेन अपना इंटीग्रेशन ही डिस्कस करने वाले हैं। एंड आपको मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड करवा चुकी हूँ पहले, उसका कुछ थोड़ा सा एक्सटेंशन आपको और करवाना था ताकि वो जो है आपको टॉपिक ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी प्रैक्टिस कहाँ से करना है उसके लिए मैं आपको बता चुकी हूँ। आप कहाँ से मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के लिए, अगर आप चाहें तो मैं आपको डाउनलोड करके प्रोवाइड करवा दूँगी। एंड गाइस, मैंने आपसे फिजिक्स के लिए कई बार पूछा है कि नेक्स्ट टॉपिक आप लोग क्या चाहते हैं, तो प्लीज़ डू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स और इन द जो अपना है टेलीग्राम ग्रुप उसमें, ताकि मैं उसके हिसाब से आगे आपको पढ़ा सकूं। तो खैर, अभी हम अपना आज के लेक्चर पे फोकस करते हैं। अपना आज का लेक्चर इंटीग्रेशन का, तो लेट मी इरेज द कैनवास और उसके बाद हम अपने लेक्चर पे मूव करेंगे। 1 सेकंड गाइस। तो गाइज, आपको कुछ मैंने होमवर्क क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए थे। अच्छा, एक चीज़ और, जो लास्ट वीडियो मैथ्स की थी उसमें किसी ने कमेंट किया है कि उससे जो पहले की वीडियो है उसमें कोई क्वेश्चन है जो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाए हैं शायद, मतलब वो स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाया। तो मैंने शायद सबका ही वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दिया है। अगर कोई क्वेश्चन रह गया है, बाई चांस रह गया होगा, तो प्लीज़ आप उसका स्क्रीनशॉट लेके जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है ना, आप वहाँ पे पोस्ट कर दो। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो जाता है जिसको मैं सॉल्व नहीं करवा पाती हूँ या बाई चांस छूट जाता है किसी भी तरह से, तो आप उसको टेलीग्राम ग्रुप जो है अपना डिस्कशन ग्रुप, उस पर पोस्ट कर दिया करिए। मैं वहाँ पे उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर प्रोवाइड करवा दूँगी। हो सकता है आपको 1-2 दिन का टाइम लग जाए, बट मोस्टली इतना इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँगी। तो अगर कोई ऐसा रह गया है कोई क्वेश्चन जो प्रीवियस किसी लेक्चर का है और मैंने आपको नहीं करवाया है, तो अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ गाइस। जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चंस दिए थे, होमवर्क क्वेश्चन, वो डिस्कस कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, फर्स्ट वाला तो बहुत इजी ही है। मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोगों ने कर लिया होगा। इंटीग्रेशन ऑफ log x डिवाइड बाई x dx। ओके, इसको आपको इंटीग्रेट करना था। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको कभी क्वेश्चन में इस तरह का दिख जाए कि कोई भी एक पार्ट दूसरे पार्ट का जो है वो डिफ्रेंशिएशन है, तो इस केस में आप सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। अब हमने देखा कि हमारा जो log x है, अगर log x को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें 1/x मिल जाता है। और अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो यहाँ हमने देखा कि हमें log x भी गिवन है और ये 1/x की तरह वर्क करेगा, ये पूरा ऐसे अलग, ठीक है, ये 1/x की तरह वर्क करेगा, तो अपन लोग को 1/x भी गिवन है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते थे कि जो हमारा ओरिजिनल होता था, मतलब जिसका हम डिफ्रेंशिएशन करके इस नंबर पे पहुँच सकते होते थे, वो जो नंबर होता है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वल्स टू कोई भी एक अनदर वेरिएबल। ज़्यादातर हम लोग टी यूज़ करते हैं, तो हमने टी के इक्वल इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। नाउ अब आप इसको सॉल्व करेंगे। log x dx आपका कितना आ जाएगा, सॉरी, इसको अगर आप अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, log x अपॉन में dx इक्वल्स टू dt, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/x, और इसको जब आपने किया डिफ्रेंशिएट तो ये आ जाएगा आपका कितना, dt/dx। यहाँ से dx आप ऊपर ला सकते हो, तो ये आ जाएगा आपका dx/x इक्वल्स टू dt। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना गाइस, सब्स्टिट्यूशन में हमेशा आप इस तरह से वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना कि ये जो आपका dx है ये आपका किसी भी तरह थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में आके कंज्यूम हो जाए। लेकिन dx हमारा इस तरह से कंज्यूम हो गया कि हम dt के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। अगर इस तरह की सिचुएशन बन रही है तभी आप सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना, अदरवाइज़ तो क्या हो जाएगा कि आपके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में आपके पास 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे। कौन कौन से, एक तो जो हमें यहाँ पर गिवन है x, ये भी बच जाएगा आपका, एन जो आपने ज्यूम किया है t, ये आ जाएगा आपके पास। सपोज अगर ये यहाँ पर dt के साथ नहीं कंज्यूम हो रहा होता, सपोज, अच्छा एक सेकेंड, इसको तो मैं लिख ही देती हूँ, ये हमारा सही वाला है, ये तो सही वाला है। सपोज ये ना हो के अगर मान लीजिए हमारे पास इस तरह से बन जाता 1/x dx dt रह जाता, सिर्फ इतना रह जाता, dx नहीं आता, तो जब हम इसमें पुट करते वैल्यूज़ को तो हमारा क्या जाता है यहाँ पर t अपॉन में 1/x की जगह आप dt पुट कर देते, तो आपका 1/x की जगह dt आ जाता, एंड ये जो dx आपका बचा ये और आ जाता एक्स्ट्रा में। अब बताइए इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो इसीलिए हमेशा कोशिश आप ऐसा करें
कि ये जो आपको एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे दिया, मतलब ये जो आपको जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होता है, ये जो यहाँ पर डी एक्स डी जेड जो भी दिया हो वो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड में कंज्यूम हो जाए थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में, तभी आप वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करिएगा। अगर इस तरह का ना बन पाए सिचुएशन तो वहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन अप्लाई मत करिएगा, ठीक है गाइज। प्लीज़ गिव मी अ मिनट, ये जो लैपटॉप है ये डिस्चार्ज हो रहा है, तो गिव मी जस्ट मिनट, मैं इसको चार्जिंग पर लगा दूँ। हाँ तो अब इसको हम आगे कैसे कर सकते हैं? सिंपल सा, अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ वैल्यू पुट करना है। तो इंटीग्रेशन का साइन लॉग एक्स की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, टी अपॉन में 1/x। तो ये हमारा ये पूरा है कि यहाँ पर ये बनेगा टर्म dx/x, इसकी जगह हम पूरे की जगह dt पुट कर सकते हैं। अब इसको आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका t²/2 प्लस सी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे आप, क्या आ जाएगा टी की जगह log x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। ओके गाइस, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अगर आप लोगों ने सॉल्व किया है, आस्था ने किया है सॉल्व, और एक सेकेंड मैं नाम लेती हूँ बच्चों का, क्योंकि बच्चे बेचारे मेहनत करते हैं और उनको रिकग्निशन नहीं देना अच्छी बात नहीं होती है। तो आप लोगों ने सॉल्व किया है ये क्वेश्चन, कई लोगों ने, तो आप लोग प्लीज़ अपना सॉल्यूशन चेक कर लीजिएगा, और जिन्होंने नहीं सॉल्व किया है प्लीज़ आप लोग सॉल्व करें क्वेश्चन। अगर नहीं सॉल्व करेंगे ना तो फिर वो आपके लिए ही एक ड्रॉबैक बन जाएगा आप लोगों के लिए। तो अभी मैं मूव करती हूँ अपने नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन की तरफ। आस्था ने सॉल्व किया है इसका, जो है सॉल्यूशन दिया है आपका। आस्था सॉल्यूशन सही है, आपने देख ही लिया होगा। एंड भावना पाठक ने भी सॉल्यूशन दिया है इसका, भावना का भी आंसर सही है। और बाकी इन दोनों ने सारे क्वेश्चंस के आंसर करे, आस्था एंड भावना ने। एंड एक स्टूडेंट है कुणाल गावरकर, इन्होंने कुछ लास्ट होमवर्क का क्वेश्चन पूछा है जो मुझे मिला नहीं, वो कौन से क्वेश्चन की बात करना है मुझे नहीं पता चल पाया, आई एम रियली सॉरी। आप प्लीज़ मुझे ना वो टेलीग्राम ग्रुप पे स्क्रीनशॉट लेके उस क्वेश्चन का दे दो, तो मैं वहाँ सोल्यूशन दे दूँगी। कई बार होता है ना पूरी वीडियो में से कोई एक आध क्वेश्चन रह जाता है अगर, तो उसको दोबारा पूरी वीडियो में से ढूंढ के निकालना ना थोड़ा सा टफ होता है। अब मैं मूव करती हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 10⁴ √x डॉट sec² √x अपॉन में √x dx। ठीक है गाइस, अब देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आएगा देख के, कि आपका जो 10 होता है 10, अगर आप 10 को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको क्या मिल जाता है sec²x, 10x को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अभी हमारे पास हमें दिख रहा है कि 10 हमारा और 10 का डिफ्रेंशिएशन हमारा दोनों हमारे पास इस क्वेश्चन में मौजूद है। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, 10, अब x तो गिवन नहीं है, √x गिवन है तो √x ही लिख लेते हैं, इक्वल्स टू t एज्यूम कर लेते हैं। ये ध्यान रखना मैंने यहाँ 10 का पावर 4 नहीं लिया है, सिर्फ 10 √x लिया है। इसके पीछे क्या रीज़न है, देखिए पहला रीज़न तो ये कि आप 10 की पावर 4 √x को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं ना तो आपका इस तरह से कुछ आ जाता, ये 4 इधर आ जाता और ये आ जाता आपका 10 √x 3। फिर जब आप 10 √x को करते तो फिर ये अलग से sec² √x इस तरह से बनता कुछ इसका, ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन में आपका एक अलग नया टर्म आ जाता, साथ में आपका ये dx कंज्यूम नहीं हो पाता, ठीक है। दो चीज़ें हमें ध्यान रखना है, एक तो हमारा एग्जैक्टली वो टर्म मिल जाए जिसको हमने t माना है, जिसको हमने थर्ड वेरिएबल में रखा है, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करें तो हमें एग्जैक्टली वही टर्म मिल जाए जो हमारा क्वेश्चन में गिवन हो एक्स्ट्रा, और साथ में ये जो हमें एक dx दे रखा है ये भी हमारा कंज्यूम हो जाए थर्ड वेरिएबल में,
ठीक है। अगर ये कंज्यूम नहीं होगा तो फिर बहुत दिक्कत दे देगा। क्या होगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, वो डी टी डी एक्स 2 बन जाएंगे आपके पास। तो चलिए अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। तो टेन अंडर रूट एक्स को जब आपने डिफ्रेंशिएट किया तो आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। ठीक है। अब अंडर रूट एक्स अलग टर्म हो गया, अब इसको भी आप करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया 2 अंडर रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी आ गया। अब इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका आ जाएगा सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, ये 2 ऊपर आप ला सकते हैं, ये आ जाएगा 2 डी टी आ जाएगा ये वाली चीज़। ठीक है। अब अगर हमें वैल्यू पुट करनी होगी तो हम कैसे कर सकते हैं, हमें सिंपल सा इंटीग्रेशन का साइन लगाना है। 10 की पावर 4 अंडर रूट एक्स दे रखा है, लेकिन हमने क्या देखा, हमने 10 अंडर रूट एक्स को टी मान लिया था, तो हम यहाँ पर सीधा टी लिख सकते हैं। लेकिन 10 अंडर रूट एक्स को हमने टी माना था और यहाँ पर हमारा पावर 4 भी है, तो हम यहाँ पावर 4 भी लगा देंगे साथ में। ओके। अब अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो आपका ये पूरा सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स डी एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स, इस पूरे के बदले आपको 2 डी टी लिखना है। ओके। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 डी टी। मैंने क्या बताया था, हमारा कांस्टेंट टर्म को हम बाहर लिख देते हैं, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा टी की पावर 4 डी टी। अब तो बहुत सिंपल, आप लोग कर लोगे इसको, इसमें कुछ बचा ही नहीं अब क्वेश्चन में। ये 2 बाहर का बाहर ही रहेगा प्लस सी, एंड अब आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 10 की पावर 5 अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई 5 प्लस सी। ओके। अब आपको थोड़ा समझ में आ रहे हैं ये वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं, हम थोड़े इजी लग रहे होंगे, कुछ पुराना अगर आप भूल गए होगे तो सब याद आ गया होगा। ठीक है। अगर कोई डाउट हो, कुछ समझ नहीं आए तो प्लीज़ ज़रूर उसको आप पूछिएगा। डोंट फील लाइक कि कुछ पूछो नहीं और आप छोड़ दो ऐसे, वो चीज़ मत करिएगा। जो भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछना। लेट मी तो नहीं मिलता है भाई। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो अगर आप इस क्वेश्चन में भी ध्यान से देखेंगे तो आप लोग ऑब्जर्व करेंगे 10 इनवर्स एक्स जो होता है इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, मैंने आप लोगों को ये बताया था 10 इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्चुअली नॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आपका एग्जैक्टली था ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए यहाँ पर आपका जो कांस्टेंट टर्म रहता था उसको हम लिखते थे, तो यहाँ पर आपका 1 ही है तो आपका सिंपल ये 1 आ जाता था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर आप इसका देखेंगे तो डिफ्रेंशिएशन आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पर 10 इनवर्स एक्स को टी के इक्विवेलेंट पुट कर सकते हैं। इसको अब जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी टी बाई डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे आपका आएगा डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी टी, ये टर्म आ जाएगा। अब चलिए इसको हम पुट करते हैं अपने क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन। अच्छा गाइस, डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पर 10 इनवर्स है और यहाँ पर साइन है तो आप इन दोनों में कोई रिलेशन ढूंढो। आपको सिर्फ देखना है कि उसका डिफ्रेंशिएशन कोई है या नहीं है, अगर नहीं है तो फिर कुछ और मेथड उसमें लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में। ओके। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। साइन 10 इनवर्स की जगह हम डायरेक्टली टी पुट कर सकते हैं, और अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखेगा कि हमारा डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हमारा इक्वल्स टू डी टी है, ये है ना पूरा यहाँ पे, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर डी टी पुट कर सकते हैं। अब जब साइन टी को आप टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी प्लस सी। इसमें अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस कॉस 10 इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, दिस इज योर आंसर। ओके गाइस, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, कोई डाउट यहाँ तक तो नहीं होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला भी था। अब इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने आपको और दिया था, वो शायद थोड़ा सा एक लिटिल बिट टफ साइड पे था, मैंने आपको बोला भी था कि ट्राई करना अगर हो जाए तो इस क्वेश्चन को मैं आपके साथ ज़रूर डिस्कस कर लेती हूँ। इंटीग्रेशन 1 प्लस 10x dx। ओके गाइस, अब सबसे पहले आप ये देखिए इस क्वेश्चन में, आप यहाँ पर कोई ऐसा टर्म दिख रहा है आपको जो किसी दूसरे का डिफरेंशिएशन हो, 10x1 का हो या 1 10x का हो, नहीं दिख रहा, सब्स्टिट्यूशन हम नहीं लगा सकते। मैंने आपको टाइप 2 का सब्स्टिट्यूशन बताया था, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि अगर सपोज हमारा इस तरह से टर्म दे रखा हो
एंगल कुछ इस तरह का दे रखा हो कि हम इसमें कुछ चेंजेस करें अगर, तो हमारा फाइनली कोई ऐसा वैल्यू मिल जाए जिससे हमारा dx यहाँ से हट सके और हमारा सारा वैल्यू थर्ड वेरिएबल की फॉर्म में हम लिख सकें। ऐसा भी यहाँ कुछ नहीं हो सकता क्योंकि एंगल बिल्कुल सिंपल सा x दे रखा है, एंगल में भी हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। कोई और अलजेब्रा या ट्रिग्नोमेट्री भी यहाँ पर लगा के कुछ काम बनने नहीं वाला है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, जब कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल सा हमारा जो tan x है ना, इसको sin x बाई cos x की फॉर्म में पुट कर देते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जितना भी हमने मैथ्स पढ़ा है कि हम tan x को sin x बाई cos x में रख के थोड़ा सिंपल फॉर्म में ले आते थे। तो चलिए करके देखते हैं, शायद कुछ हो जाए। तो sin x बाई cos x में पुट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपका एलसीएम आप लेंगे तो आपका cos x आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा cos x प्लस sin x dx, ठीक है गाइस। ये cos यहाँ ऊपर आ गया, आप नीचे का डिनोमिनेटर का cos ऊपर ले जा सकते हैं आप। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब आपको फिर अटक गए, आगे कुछ नहीं कर सकते, कुछ समझ नहीं आ रहा अब क्या करें इसमें क्या नहीं करें। तो हमें दिख रहा है कि नीचे हमारे पास cos x प्लस sin x। अगर कुछ ऐसा टर्म हमें मिल जाए कि या तो हमारे पास ऊपर भी cos x प्लस sin x आ जाए, ठीक है, तो हमारा काम बन जाएगा, हम ऊपर नीचे कट कर देंगे। या अगर ऊपर हमारा cos x माइनस sin x आ जाए तो भी हमारा काम बन सकता है। क्यों, कैसे कैसे बन सकता है हमारा काम, कि हमारा वो जो होगा टर्म ऊपर वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। अभी आएगा हमारा इस तरह का, तब मैं आपको बताऊंगी कैसे डिफ्रेंशिएशन हुआ। अगर आप ऐसे भी अज्यूम करेंगे तो cos x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स, एंड साइन एक्स का कितना होता है cos x। तो या तो हमें ये टर्म मिल जाए या ये टर्म मिल जाए। अब ये टर्म या ये टर्म लाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, प्लस साइन एक्स। अब प्लस साइन एक्स करा तो माइनस का साइन एक्स भी करना पड़ेगा, लेकिन इससे तो हमारा कोई सोल्यूशन बन नहीं रहा है। तो अब हम इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में ना जब आप ऐसे फंस जाते हैं तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में आप लोग क्या एक सोल्यूशन जो निकाल सकते होते हैं वो क्या कीजिए, कोई एक कांस्टेंट लेके ना उससे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करा करिए। इसको करने से क्या होता है कि आपके पास ये जो टर्म होता है ना, ये 2 बार मिल जाता है। 2 बार मिलेगा हमें टर्म, तो हम प्लस साइन को भी एक्स्ट्रा ला सकते हैं ऊपर, क्योंकि हमें पता है अगर हमें ये वाला टर्म लाना है या फिर ये वाला टर्म लाना है तो इसके लिए हमें या तो प्लस साइन ऊपर चाहिए या तो फिर माइनस साइन एक्स चाहिए ऊपर। अब खाली हवा में तो हम प्लस साइन एक्स या माइनस साइन एक्स ला नहीं सकते, हम कब लाएंगे, या तो हम +1 -1 दोनों चीज़ अगर हम करते हैं तो हमारा फाइनल 0 हो जाता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे फंक्शन पे। तो इसी तरह से हमें प्लस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है, ताकि हमारा फंक्शन पे ओवरऑल कोई फ़र्क ना पड़े। तो चलिए हम ये भी कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा एक जो गिवन cos x है वो तो चलो किसी एक के साथ कंज्यूम हो जाएगा, दूसरा वाला sin x तो एज इट इज़ रह जाएगा, फिर ये हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। तो इसलिए हमें एक और एक्स्ट्रा cos x लाना पड़ेगा जो हमारा इसके साथ कंज्यूम हो जाए, ठीक है। अब दूसरा cos x लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर या तो ऊपर भी एक cos x मल्टीप्लाई करें और नीचे भी एक cos x मल्टीप्लाई करें, उससे फिर नीचे वाला टर्म हमारा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो बेस्ट तरीका क्या है कि हम ऊपर, अगर हम सपोज ऊपर प्लस cos x करते हैं तो फिर एक माइनस का cos x भी करना पड़ेगा, तो भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, हमारा अगर सपोज cos x प्लस cos x है, इसको आप ऐड करोगे तो आपका 2 cos x आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा। तो हुआ तो क्या, हमने यहाँ किया मल्टीप्लाई, लेकिन जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये हमारा cos x प्लस cos x के टर्म में टूट जाएगा। इसीलिए हम यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अब स्टोरी आपको इस तरह से सोचनी थी कि हम कैसे इसमें सॉल्व करें कि हमारा cos x प्लस sin x वाला जो टर्म है हम इसके साथ कुछ कर सकें। इसके सोचने से ये दोनों टर्म मिले, फिर इन दोनों टर्म्स को लाने के लिए साइन का कॉन्सेप्ट आया, साइन को फिर बैलेंस करने के लिए 2 बार कॉस लाना पड़ा, फिर 2 बार कॉस लाने के लिए हमने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब ये चीज़ आपको कैसे आएगी एकदम से एग्जाम में, प्रैक्टिस से। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए अभी इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos x की जगह सिर्फ cos x लिख सकते हैं, प्लस cos x ऐसे लिख सकते हैं 2 cos x की जगह। अब मैंने क्या बताया, हमें प्लस साइन एक्स कर देंगे और एक माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय हमारा क्या था cos x प्लस साइन एक्स,
एंड यहाँ साथ में dx। ओके, यहाँ तक आ गया होगा आप लोग को समझ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा यहाँ तक। तो अब आप चाहें तो इनको पेयर बनाकर भी लिख सकते हैं। पेयर बनाकर कैसे लिखेंगे देखिए, हाफ इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स, इस तरह से लिख सकते हैं, डिवाइड बाय cos x प्लस साइन एक्स dx, इस तरह लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने जो cos x sin x था इसको इधर लिख दिया एक cos के साथ और दूसरे sin x को दूसरे cos के साथ लिख दिया। इसीलिए तो हमने cos x लाए ना, ताकि दोनों को साथ में लिख के बैलेंस कर सकें। अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारा न्यूमेरेटर सेपरेट हो सकता हो तो हम डिनोमिनेटर को सेम एज इट इज़ वैसे ही रखते हैं, इसको चेंज नहीं करके न्यूमेरेटर्स के साथ हम सेपरेट कर सकते हैं। तो अगर अब मैं इसको इस तरह से सेपरेट कर दूं, इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय cos x प्लस साइन एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स dx, इस तरह से मैं इसको सेपरेट कर सकती हूँ। अब जब सेपरेट करूँगी तो मैंने क्या देखा, ये ऊपर नीचे सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारा फाइनली क्या रह जाएगा यहाँ पर, 1/2 इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन ये वाला जो हमारा टर्म है पूरा cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पर अज्यूम कर सकते हैं कि अगर हमारा cos x प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू टी है। ठीक है, ये cos x प्लस साइन एक्स को हमने t मान लिया। तो अब अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस cos x इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, थोड़ा सॉल्व करेंगे अगर जब हम इसको, तो हमारा ये dx को हम यहाँ ला सकते हैं, तो हम dx इक्वल्स टू ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ओके, अब हमने क्या देखा कि हमारी ये जो वैल्यू थी, ये cos x माइनस साइन एक्स dx, इस पूरे की जगह हम dt लिख सकते हैं। हम ये लिख देते हैं, इस पूरे की जगह dt अपॉन में इस पूरे टर्म की जगह हम t लिख सकते हैं, तो t लिख देंगे। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपका 1/t होता है तो इसको लाइक हमारा अगर t स्क्वायर था या 1/t स्क्वायर था, तो इस कंडीशन में हम उसको इस मेथड, इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करते थे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि अगर सपोज आपको क्वेश्चन में 1/t का इंटीग्रेशन मांगा हो तो आपका वो होता है सीधा log t। अब ये पूछ सकते हो आप ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रही है मैडम, तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, इस t को अगर ऊपर ले जाओगे आप तभी लगाओगे, तो इस t की वैल्यू क्या हो गई, -t। अब आपने जब इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तो आएगा आपका t -1 + 1 अपॉन में -1 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा t की पावर 0 अपॉन में 0, जो फाइनल रिजल्ट क्या दे देगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए इसको जब आपने दूसरे किसी तरीके से और सॉल्व करेंगे आप, तो आपका फाइनली आंसर 1/t का log t आ जाएगा। ठीक है, इसका हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, log t। ये याद रखना, अगर आपका 1/t सिर्फ गिवन है, कोई स्क्वायर या कुछ एक्स्ट्रा और गिवन नहीं है, इसमें सिर्फ 1/t है, तो वो हमेशा log t होता है। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप log t की जगह आपका वैल्यू पुट कर सकते हैं, जो क्या है आपकी cos x प्लस साइन एक्स प्लस c। सो दिस इज योर आंसर। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है या कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ डू आस्क मी, क्योंकि ज़रूरी है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना। ओके, तो इसके बाद गाइज अब हम मूव करते हैं अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। थोड़ा सा अलग है ये, जिस तरह जैसे ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था ना, इसी तरह एक और डिफरेंट क्वेश्चन है। मैं नोट डाउन करती हूँ इसको। इंटीग्रेशन ऑफ √1 प्लस साइन एक्स dx। ओके, इसको इंटीग्रेट करना है। आप लोग ये काम कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है,
पॉज कर दीजिए और कोशिश कीजिए खुद। मैं अभी आपको समझा देती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है ना, मैं वेट करूँ कि 15 मिनट आप सॉल्व करेंगे ये सब, तो इसीलिए आप पॉज करके खुद ट्राई कीजिएगा। तो गाइस इस क्वेश्चन में भी अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमें आप क्या देखोगे, हाँ तो गाइस देखिए ये आपका है 1+√1+sin x। अब इसमें आप देखिए, आप यहाँ पर इसमें कुछ भी ऐसा आपको दूसरा टर्म दिख रहा है जिसको आप सब्स्टिट्यूट करके डिफरेंशिएशन हो उसका, वो मतलब इन शॉर्ट आपको कहीं -cos x दिख रहा है, नहीं दिख रहा। आपको साइन के साथ ऐसा कुछ एंगल दिख रहा है कि जिसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकें और यहाँ पर फिर उसकी वजह से एक्सप्रेशन में कुछ चेंजेस आ सके या आपका dx कंज्यूम हो सके किसी भी तरह से। सपोज अगर मैं x=t मान लेती हूँ तो मेरा 1/dt/dx आ जाएगा, देन आपका dx=dt हो जाएगा। तो आप इससे क्या यूज़ करेंगे फिर इस क्वेश्चन में, चलिए dx की जगह dt लग भी देंगे अगर आप, लेकिन यहाँ पर तो आपका sin x ही है। तो फाइनली अगर आपका ये इस तरह से आप इक्वेशन बना भी लेंगे सपोज dt, तो इसका फिर आप क्या करेंगे, कोई तो यूज़ कर रहा नहीं ना ये वैसे भी, फिर भी इसीलिए हम इसमें सब्स्टिट्यूशन तो नहीं लगा सकते अभी डायरेक्टली किसी भी तरह से। अभी हमें इसमें यहाँ पर कुछ और इकलम तिकड़म लगाना पड़ेगा। अब हमें क्या दिख रहा है कि ये हमारा tan का फॉर्म, tan की फॉर्म में भी नहीं है कि चलो हम sin x/cos x लगा के इफेक्ट वहाँ मान लेते, या हमें ये दिख रहा है कि 1+sin x जो है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक भी नहीं लग रहा है, क्योंकि वो होता है हमारा 1 - sin² x होता है =cos²x। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है, वो भी यहाँ नहीं लग रहा है। डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस, मैं इसको अभी आपको आगे करवाऊंगी, ठीक है। तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर नहीं फिट हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, तो अभी यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पर रैशनलाइज काइंड ऑफ कुछ करते हैं। उसमें क्या होता है, लाइक सपोज हमारा 1+sin x हो गया। अब हम इसको थोड़ा बैलेंस करने के लिए 1 - sin x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। मल्टीप्लाई करा है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये तो 100% श्योर है। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया था, हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो होती है 1 - sin² x =cos²x। बस यही एक वे हमें अभी फ़िलहाल नज़र आ रहा है जो हम इसमें लगा सकते हैं और हम इस सिचुएशन से थोड़ा बाहर निकल सकते हैं। तो 1 - sin² x लाने के लिए पहले हमें किस तरह का टर्म चाहिए होगा, अगर हमारे पास a - b एंड a+b होता है, ठीक है, तो इसको हम a² - b² लिख सकते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू sin, तो ये sin²x हो जाएगा। तो हमें a+b की फॉर्म तो दे रखी है ये 1+sin x, हमें a - b की फॉर्म लानी है। तो a - b की फॉर्म लाने के लिए हमने a - b की फॉर्म से इसको मल्टीप्लाई कर दिया ताकि हमारा इस तरह का एक्सप्रेशन बन जाए। लेकिन हमने मल्टीप्लाई किया है तो सेम फॉर्म को हमें नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा। ओके, तो समझ में आया मैंने ये वाली चीज़ क्यों ली, यहाँ पर कुछ और क्यों नहीं लिया। तो बेसिकली मैंने क्या देखा, हम इसको किसी भी तरह से ऐसा कुछ बना सकते हैं कि ये कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। देखिए साइन है तो वो ज़्यादातर चांसेस है वो कॉस में ही कन्वर्ट होगा ना। ये सब आपको प्रैक्टिस करते करते ना चीज़ें और अच्छी तरह क्लियरली विजिबल होने लगेंगी। लेकिन ये एक छोटी छोटी ट्रिक्स है, लाइक tan को आप साइन बाय कॉस में ही ज़्यादातर कन्वर्ट करके सॉल्व करना पसंद करोगे, या फिर एक जो इसकी आइडेंटिटी बनती है 1 - sec²x-1 वाली, या तो आप उस तरह से उस वाली आइडेंटिटी में जाके कर सकते हो, वो मैं भी आपको बताऊंगी आगे नॉर्मली, ठीक है। तो आप उस तरह से आगे चल सकते हो। तो साइन को आप कॉस में ही ले जा सकते हो। अब 1+sin x का आप कुछ कर नहीं सकते थे तो आपको इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन चाहिए होता था। खैर ये समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है, अगर नहीं आया तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देखना, हो जाएगा क्लियर। और फिर भी नहीं आया तो फिर प्लीज़ मुझसे पूछना, मैं ज़रूर क्लियर करूँगी। तो अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को और इसको देखें तो a+b और a-b है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके अंडर रूट में 1 - sin² x अपॉन में 1 sin x। अच्छा, डोंट गेट कन्फ्यूज़ कि अंडर रूट क्यों नहीं हटाइए, हमारा स्क्वायर आ गया था क्योंकि हमारा ऑलरेडी यहाँ पर अंडर रूट था, ठीक है। सॉल्व करो तो यहाँ पर भी अंडर रूट आ गया, ओके ये आ गया। अब इसको आप आगे कैसे लिख सकते हो, 1 - sin² x को हम लिख सकते हैं अंडर रूट का cos² x अपॉन में अंडर रूट 1 - sin x dx, ये लिख सकते हैं। अब इसको अगर आप आगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अभी हम क्या देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर अब आप देखेंगे ये है स्क्वायर और ये है अंडर रूट, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा स्क्वायर और अंडर रूट। तो फाइनली यहाँ पर क्या रह जाएगा, सिर्फ अंडर रूट cos x अपॉन में 1 - sin x dx। ये आ गया यहाँ तक आपका, अब कोई डाउट नहीं है।
अब हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, देखिए सब्स्टिट्यूशन अब हम यहाँ लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, 1 माइनस साइन एक्स को अगर हम टी के इक्वल पुट कर देते हैं तो हमने क्या देखा, 0 का तो 1 का 0 हो जाएगा, माइनस साइन एक्स है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एज इट इज साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स को आप इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा आपका डी टी। ठीक है, अब अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो आप देखोगे आपका कॉस एक्स बाई डी एक्स आपका डी टी के इक्वल है, तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं डी टी, और ये माइनस का साइन था, ये माइनस का साइन आप यहाँ बाहर लगा दो, डिवाइड बाय इस पूरे की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, अंडर रूट टी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे आपका तो आ जाएगा -2 टी की पावर 1/2 प्लस सी। करके देख लेना, इसको नहीं आएगा तो कर देना और फिर यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ आपको बतानी थी, आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ जाननी होगी कि हमने यहाँ पर ऐसा ही एक्सप्रेशन क्यों लिया कि 1 प्लस साइन से हम कॉस पे पहुँचे। एक तो इन जनरल हम ऐसे ही लेते हैं, थोड़ा इजी पड़ जाता है सॉल्व करना, और इसके अलावा और कोई बहुत अच्छा आपका वे आउट होता भी नहीं है, साइन से कॉस पे जाना और कॉस से साइन पे आना। लेकिन यहाँ पर हमने आ रहा है ऐसा करने का एक और रीज़न क्या था कि हमें पता है कि इंटीग्रेशन जब हम कर रहे हैं तो हमें इन द एंड सॉल्यूशन लाने के लिए कुछ ना कुछ एकदम तिकड़म उसमें लगाने पड़ते हैं, चाहे वो अलजेब्रिक हो या ट्रिग्नोमेट्रिक। एक हमने अभी पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो साइन से अगर आपको इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ता है तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास कॉस एक्स का टर्म, ठीक है, कॉस एक्स का टर्म लाने का आपके पास फिर यही एक वे बचता है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको इस तरह से लिया। अब आपके पास हो सकता है कोई और मेथड हो, आप उससे सॉल्व करें और आपका आंसर कुछ और है, तो वो बिल्कुल पॉसिबल है अगर आपने सही तरीके से इंटीग्रेट किया है, सब कुछ सही किया है, हवा में नहीं किया है, मतलब एक्चुअल का आपने फॉर्मूला लेके और सब कुछ सही से किया है और आपका एक सही आंसर आ रहा है जो इस आंसर से अलग हो सकता है। मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ इस फालतू में, फिर ना आपको कन्फ्यूज नहीं। 1/2 को अंडर रूट लिख देती हूँ, थोड़ा वो इजी सा और फेमिलियर सा लगेगा आपको देखने में, या फिर इसको -2 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स की पावर 1/2 प्लस, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक, जैसा भी आप चाहें, या माइनस के साइन को हटा देंगे तो इसको अपॉन में भी लिख सकते हैं। तो देयर आर मैनी वे टू राइट द वन सोल्यूशन, बट द थिंग इज दैट व्हाट आई वांट टू कन्वे हियर इज दैट कि आपका दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन हैव मैनी सोल्यूशन इफ यू इंटीग्रेट इट इन द डिफरेंट वेज। by integrating in different way you always get a different solution, okay, but that means is not that your solution is correct or my solution is not correct or the vice versa. Thing is that कि हमारे पास क्या है ना, ये indefinite इंटीग्रल है, मतलब जिसमें हमारा अपर लोअर लिमिट नहीं होता। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में ऐसा होता है कि आपके एक क्वेश्चंस की बहुत सी वैल्यूज आती हैं और सब सही होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ फॉर एग्जांपल इसको समझाने के लिए, लेकिन वो ना थोड़ा टिग्नोमेट्रिक पैटर्न पे बेस्ड है। तो चलिए अभी जब हम टिग्नोमेट्रिक के कर लेंगे ना तो एक क्वेश्चन, तब मैं आपको उसको दूँगी। अभी हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले एक होमवर्क क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन एंड प्लीज़ गाइज डू प्रोवाइड द सॉल्यूशंस ना। वीडियो वॉच करके अगर आप उसके क्वेश्चंस को, होमवर्क क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करते हैं तो फिर कोई ज़्यादा मतलब आपको फ़ायदा हो नहीं रहा है फिर वीडियो का ना। तो ट्राई टू सॉल्व एंड गिव द आंसर्स इफ यू सॉल्व द क्वेश्चन। अगर आंसर नहीं भी करना है तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट डू ट्राई द क्वेश्चन, ओके। अब हम चलते हैं, हमने बेसिक फॉर्मूला वाला देख लिए थे इंटीग्रेशन, उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले भी देख लिए। अब मैं आपको कुछ बेसिक टिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस का आइडिया दे देती हूँ। बाकी टिग्नोमेट्रिक की बेस्ड जो आइडेंटिटीज़ हमारी ज़्यादातर यूज़ होती हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। फिलहाल टिग्नोमेट्रिक बेस्ड है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, ओके। अब टिग्नोमेट्रिक बेस्ड इंटीग्रेशन करने के लिए आपको एक दो फॉर्मूलाज जो हैं वो पता होने चाहिए, जो मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ। ये इंपॉर्टेंट होते हैं और ज़्यादातर इनका ना बहुत जगह यूज़ होता है, नॉट ओनली इन द इंटीग्रेशन बट इन मैनी अदर प्लेसेस इन द मैथ्स और ये कैलकुलस में तो बहुत ही ज़्यादा।
तो सबसे पहले एक टर्म आप याद रखिए cos 2x, ठीक है। इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में आप बहुत कुछ लिख सकते हो। अभी जो मैं बता रही हूँ आपको इंटीग्रेशन नहीं सिखा रही हूँ, इंटीग्रेशन नहीं बता रही हूँ, सिर्फ फिलहाल मैं आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटीज़ रिकॉल करवा रही हूँ। अगर आपने ये पहले पढ़ी होंगी तो आपका मतलब ये तो मुझे पता है, वेरी श्योर आपने पढ़ी होंगी, लेकिन होता है कि एग्जैक्ट याद नहीं रहती है। ट्रिग्नोमेट्री की ऐसे भी थोड़ी टफ होती हैं। और एक चीज़ क्या कि ये हमारे ना कैलकुलस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक की आइडेंटिटीज आ गई तो आप इंटीग्रेशन के ज़्यादातर क्वेश्चंस उड़ा दोगे क्वेश्चंस को। फिर आपको ना मतलब कोई टफ नहीं है, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद कर लो और ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ज़्यादातर क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो cos 2x को आप क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इससे ये कैसे आया, ये पूरा एक डेरिवेशन है फिर अच्छा खासा, फिर उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। आप अभी इसी तरह से याद कर लो, प्रैक्टिस करोगे तो हो भी जाएंगे याद। अब इसको cos 2x को एक आप इस तरह से लिख सकते हो। इसके अलावा और भी कई तरीके से लिख सकते हो। क्या एक और है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। इसके अलावा एक और तरीका जो हम यूज़ कर सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि हमें पता है हमें साइन से कॉस पे पहुंचने के लिए सब्स्टिट्यूशन अगर हमें लगाना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन लगाना है, साइन या कॉस में वैल्यू गिवन है तो साइन से कॉस पे आने के लिए हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आप बोलोगे ये वाला क्यों नहीं यूज़ करते, देखिए इसको ना यूज़ करने का रीज़न ये है ना कि यहाँ पर हमारा कॉस और साइन दोनों गिवन है। तो अगर आप कुछ भी करोगे ना इसमें तो आप कॉस और साइन को आपस में सेपरेट नहीं कर सकते। आपका आंसर कुछ भी इस तरह से आएगा कि कॉस भी रहेगा उसमें, साइन भी रहेगा, और आप वहाँ पे सही से सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर नहीं पाओगे। बाकी सिचुएशन टू सिचुएशन, क्वेश्चन टू क्वेश्चन चीज़ें वेरी करती हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ज़्यादातर जो यूज़ होता है मैं वो बता रही हूँ। इसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ओके। ये आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं फॉर्मूले cos 2x के लिए, ठीक है। इसके बाद अब हम मूव करते हैं एक नेक्स्ट वाला। इसमें क्या है हमारा cos 3x, ठीक है। cos 3x का सिर्फ एक ही है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लेना है आपको, ये बहुत पूछा जाता है। उसके बाद एक और है इम्पॉर्टेंट, एंड दिस इज द साइन 3x। एंड साइन 3x में आपको क्या लिखना है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, ठीक है। आपका जब कॉस वाला टर्म दिया था, जब कॉस दिया था तब आपके दोनों फंक्शंस कॉस में थे। छोटा वाला 3 है वो माइनस के साथ है, और बड़े वाला आपका 4 है, इसी के साथ आपका 4 भी है और इसी के साथ आपका क्यूब भी है, ठीक है। क्यूब आपका किसके साथ है, जिसके साथ आपका 4 लिखा हुआ है। क्यूब आपका किसके साथ है, जिसके साथ आपका 4 लिखा हुआ है, ठीक है। कॉस के केस में हमारा क्या है, cos 3x के केस में हमारा 3 के साथ माइनस का साइन है, और sin 3x के केस में हमारा 4 के साथ माइनस का साइन है, ओके। और इसी तरह से सेम ये वाले फॉर्मूलाज भी हैं आपके। बाकी ये आपके 3-4 फॉर्मूलाज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर जगह यूज़ होते हैं। इसके अलावा हमारे 3 बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, 3 बेसिक फॉर्मूला आप लोग को याद भी होंगे वाले, तो जो अभी मैंने पहले क्वेश्चंस में अप्लाई भी किया था, इससे पिछले क्वेश्चन में cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। हमारा साइन स्क्वायर एक्स था तो हमने ये इधर शिफ्ट कर लिया था तो 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स हो गया था। उसके अलावा मैं आपको बता भी रही थी कि tan का अगर हमारा होता है तो हम ये वाला यूज़ करते हैं। इसके बाद एक और है हमारा cosec और cot वाला। उसमें ना गाइस मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं इसमें मैं श्योर बता रही हूँ। यहाँ बीच में आपका माइनस का साइन आता है, ये यहाँ माइनस का साइन आता है, मतलब इन दोनों में से कौन सा टर्म निगेटिव रहता है, मैं ये चीज़ थोड़ा सा भूल गई हूँ। शायद यही रहता है निगेटिव, और यहाँ बीच में आपका यहाँ माइनस आता है और यहाँ प्लस का ही होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसका कंफ्यूज हो रही हूँ। मैं आपको ये कंफर्म करके बताऊँगी, ठीक है। गलत नहीं बताना चाहती इसलिए मैं इसको कंफर्म करके बताऊँगी। बाकी ये है आपकी कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ जो आपको याद होनी चाहिए। ज़्यादातर इनका यूज़ होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन करने में, ठीक है गाइस। अब तो गाइस चलिए ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं गाइस। इसमें देखिए अब मैंने आपको क्या बताया, आप सब्स्टिट्यूशन इसमें कहीं लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते क्योंकि हमारा cos x नहीं है, साथ में डिफरेंशिएशन वाला टर्म खाली ये, और उसके बाद x को अगर हम देखेंगे सिंपल एंगल है हमारा सिर्फ एक x,
इसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते ज़्यादा। यहाँ पर हमें बेस्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है कि अगर हमें किसी तरह से कॉस का टर्म मिल जाए तो हम फिर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक डिफ्रेंशिएशन वाला टर्म मिल जाएगा साथ में। तो चलिए हम यहाँ पर कॉस का टर्म लाने की कोशिश करते हैं। कॉस का टर्म लाने के लिए हमें दिख रहा है कि साइन स्क्वायर एक्स है हमारे पास अगर, तो इसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं हम सिंपली 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो हम इसको डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं माइनस, अच्छा एक सेकेंड गाइज, आप कॉस स्क्वायर एक्स वाले टर्म की तरफ भी जा सकते हैं, मगर इसमें क्या है ना लॉस बताती हूँ कि ऐसे हम क्यों नहीं लिखेंगे, ये जो मैंने लिख दिया क्या रीज़न है। देखिए हमारे पास अब क्या आया कॉस स्क्वायर एक्स, इसका अब आप आगे क्या करोगे, हमारे पास साइन का टर्म नहीं बचा ना साथ में साइन एक्स का, जिसकी हेल्प लेके हम सब्स्टिट्यूशन लगा सकते। हमारे पास तो सिर्फ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, साइन का टर्म तो यहाँ बचा ही नहीं हमारे पास। और साइन स्क्वायर एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन करने चलेंगे तो फिर तो हम इसी का ही कर लेते सीधा, है ना, फिर हमें ये करने की ज़रूरत ही क्या है, हम इसी का ही कर लेते सीधा अगर हो पाता है तो। इसीलिए हम यहाँ पर ये यूज़ नहीं करके हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैंने जो भी आपको एक फॉर्मूला बताया था cos 2x का, जो इक्वल था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स के, यहाँ ऊपर येलो पेन से लिखा था ना सबसे टॉप पे वहाँ वाला, इसको आप लिख सकते हो cos 2x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इतना करना नहीं आपको, लंबा एग्जाम में सॉल्व हो तो आपको याद रहेगा सब कुछ, मैं आपको सिंस फर्स्ट टाइम पढ़ा रही हूँ तो इसीलिए ये मैं पूरा सॉल्व कर रही हूँ। माइनस का साइन इधर आ जाएगा, 2 यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये ज़्यादा सही वैल्यू हो जाएगी आपको सॉल्व करने के लिए। अच्छा अब ये माइनस का साइन यहाँ आ गया, इस माइनस के साइन को अंदर कंज्यूम करेंगे अगर आप, तो माइनस एक यहाँ आ जाएगा आपका और ये वाला साइन प्लस का बन जाएगा। ओके, तो अब यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x, बस इसको थोड़ा एक्सचेंज करके लिख दिया, डिवाइड बाई 2 dx, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। अब इसको आप सिंपली 1/2 को तो बाहर ला सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट, और यहाँ पर आपका क्या रह जाएगा 1 माइनस कॉस 2x dx। अब आप यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं वेरिएबल्स को, हर बार नहीं करके दिखाऊंगी, सिर्फ अभी शुरू शुरू की बात है इसीलिए कर देती हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आए अच्छे से, ठीक। अब इसमें आप सॉल्व करेंगे तो 1/2 x प्लस कॉस 2x का मैंने आपको क्या बताया था साइन 2x, एंड ये वाला टर्म हमारा यहाँ आ जाता है डिवाइड में, सॉरी ठीक है, प्लस सी। ओके गाइस, हो गया सिंपल सा, कुछ इसमें टेंशन नहीं है। अच्छा सॉरी एक सेकेंड, हियर दिस इज नॉट प्लस दिस इज माइनस, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है हमारा साइन एक्स होता है। सो ये आ गया आपको सिंपल सा आंसर यहाँ पे, दिस इज योर आंसर। आगे समझ में कोई डाउट तो नहीं होगा, कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट अगर है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए या फिर टेलीग्राम ग्रुप में पूछिए, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। ये है आपका ये सॉल्यूशन इस वाले क्वेश्चन का। क्यों मैंने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करी cos 2x वाली, आपको समझ में आया। और एक और चीज़ भी है ना, cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स का ना आप इसको भी कर सकते थे, बट बात वही आ जाती है ना कि ईजीएस्ट मेथड ढूंढना है ना, इसमें cos 2x आ गया, इसमें ये तो मैंने आपको करके दिखा दिया इतना लंबा, वरना आपको उतना नीड भी नहीं रहेगी जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको पता है 2 कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, अंदर एक एक टर्म का जैसे आप डिफ्रेंशिएट कर लिखते थे, इसमें एक एक टर्म को इंटीग्रेट कर लिखते जाओ, 1 माइनस कॉस 2x का जाएगा साइन 2x और 2 का कॉन्स्टेंट 2, ऐसे डायरेक्टली निकल रहे हैं, इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है कुछ इसमें इतना लंबा, तो वो तो आपको फर्स्ट टाइम सिखा रही हूँ इसलिए मैंने सब करके दिखाया, ठीक है गाइस। बाकी अगर आप एक नॉर्मल मेथड से इसको करना चाहें तो उससे भी आप शायद इसको कर लेंगे साइन स्क्वायर, अच्छा नहीं फिर वो साइन स्क्वायर एक्स का नहीं हो पाएगा ना, साइन स्क्वायर एक्स का आप साइन क्यूब एक्स बाई 3 लिख सकते हैं, और फिर साथ में साइन एक्स का करेंगे तो वो माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, माइनस कॉस बाहर आ जाएगा। लेकिन वही है ना, डेफिनेट इंटीग्रल में आपके बहुत से सॉल्यूशंस आ सकते हैं, एक क्वेश्चन को आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे। सपोज आपको अगर क्वेश्चन में देता है वो इंटीग्रेशन ऑफ
tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए तो यहाँ पर अब आप क्या कर सकते हैं, अब आपको जो मैंने cos 2x की बताई थी या cos 3x की या cos 4x sin 3x सॉरी, इनकी जो आइडेंटिटीज बताई थी उसमें ये कहीं फिट हो रही है, नहीं फिट हो रही है। कहाँ एक जगह ये हमारा कौन सा इसमें फिट हो रहा है, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसको इंटीग्रेट dx। ठीक है, अब आप पूछिए कि मैडम जब हमने cos को इस तरह से नहीं लिखा था क्योंकि हमारा फिर ये स्क्वायर वाला टर्म बन रहा था, तो हमने tan को क्यों लिख दिया, क्योंकि बेटा जी हमारे पास cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं था, लेकिन हमारे पास sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है। क्या है, tan x है। सिंपल फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला नहीं था, इसका फॉर्मूला है, इसीलिए हम बस सीधा सा ये लिखा, इसका आ गया tan x माइनस एक्स प्लस सी, दैट्स इट, खत्म क्वेश्चन। कुछ है नहीं, इजी सा क्वेश्चन। और अगर वैसे अगर आप चलते इसको दूसरे किसी और मेथड से लेके तो बहुत लंबा, काफ़ी क्या कॉम्प्लिकेट हो जाता। ठीक है, अब मैं आपको जैसे मैंने बताया कि हम डेफिनेट से कई तरह से हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो एक उसको भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। सपोज आपको cos क्यू एक्स डी एक्स दे रखे हैं। ठीक है, इसको आप देखिए कुछ कर सकते हैं इसमें, आप बताइए कुछ समझ में आ रहा है ना। सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं इसमें, ना तो इसमें आप क्या बोलते हैं एंगल वाला लेके सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, ना डिफरेंशिएशन का कोई टर्म मिल रहा है आपको यहाँ पर, कुछ अलजेब्रा कुछ ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं समझ में आ रही है यहाँ पर। cos क्यूब एक्स का तो हमने पढ़ा नहीं, हमने पढ़ा है cos 3x का। ठीक है, cos क्यूब एक्स का तो पढ़ा नहीं हमने, या फिर हमने cos स्क्वायर एक्स पढ़ा है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको कोशिश कर सकते हैं cos स्क्वायर एक्स में लाने की। 3x में तो नहीं लाया जा सकता ना, क्योंकि हमारा अगर कोई पावर दे रखी है, इसको हम यहाँ पर साथ में ऐसे कैसे लिखेंगे, ऐसा तो कुछ हमने नहीं पढ़ा। तो हम इसको इस तरह से ला सकते हैं, अगर हम x की पावर n है, इसको हम इस तरह से तोड़ सकते हैं, x की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 1, ऐसे तोड़ सकते हैं ना। तो सिमिलरली इसको भी अगर हम तोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको सॉल्व करके। अगर हमने अब जब इसको इस तरह से लिख ही दिया है तो अब देखिए इसमें अब आप आगे क्या कर सकते हो। अगेन आप वहीं फंस गए, cos स्क्वायर एक्स का तो हमें कुछ इंटीग्रेशन पता नहीं है, हाँ cos एक्स का पता है, बट सिंस ये तो साथ में है ना हमारे, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम cos स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो इंटू कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये चीज़ आप लिख सकते हो। अब आपका सवाल आना चाहिए यहाँ पर मेरे पास कि मैडम हमने यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स की जगह साइन स्क्वायर एक्स अगर हमें लिखना ही था तो हम यहीं पर इसको करते सॉल्व, हम इतना लंबा आगे क्यों ले जा रहे हैं। देखिए पहला रीज़न तो ये कि जब हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स था इससे प्रीवियस क्वेश्चन में, तब हमारे पास ऑप्शन था कि हम उसको cos 2x की फॉर्म में लिख सकते थे। ठीक है, अब हमारे पास है cos स्क्वायर एक्स, हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि इसको हम साइन 2x की फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, या तो अगर हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा ज़रूर लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स को हम cos 2x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, हमारा ये वाला जो एक्सप्रेशन है cos 2x का cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इस वाले को यूज़ करके हम cos स्क्वायर एक्स को हम cos 2x प्लस साइन स्क्वायर एक्स हम ज़रूर लिख सकते हैं। मगर इसको लिखने से बताइए आपका कुछ सॉल्व हो रहा है, अगेन आपका साइन स्क्वायर एक्स आके फंस गया। तो अगर हमारा जब इस तरह का सिंपल टर्म हमें नहीं मिल रहा है कुछ भी, तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, हमारे पास यही एक ऑप्शन बचता है कि हम साइन स्क्वायर एक्स ला सकते हैं। अब साइन स्क्वायर एक्स जब लाना ही है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लाओ, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, तो उसको और कॉम्प्लिकेट क्यों करना फालतू में साइन कॉस में फंसा के। पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न साइन स्क्वायर एक्स लाने का यहाँ पर क्या था, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन हमारा देखेंगे तो उसमें सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स आपको दे रखा है, साथ में और कोई कॉस एक्स का टर्म नहीं है, तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का कोई केस बन ही नहीं सकता था। ठीक है, इसीलिए हमें इस तरह का टर्म लेना पड़ा जो हमारा विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी सॉल्व हो जाए। यहाँ पर हमारा साथ में कॉस एक्स है, तो यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड बनने के चांसेस हैं। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड बनने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए मैंने आपको क्या बताया, हमें ऐसा टर्म लेना पड़ता है जो हमारा dx को साथ में कंज्यूम कर ले। अब dx को कंज्यूम कैसे करेगा, उसके लिए पूरा cos x dx साथ में जाना चाहिए, क्योंकि ये तो पूरा अलग हो गया हमारा, cos x dx साथ में जाएगा तभी हमारा काम बनेगा, या cos x तो हमें हटाना ही पड़ेगा ना, तभी तो हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं।
तो सपोज अगर आप 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अभी मैं आपको बताऊंगी हम क्या क्या हमने नहीं लिया और हमने क्यों नहीं लिया, और फिर जो हमने लिया वो हमने क्यों लिया, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना। वरना सीधा सीधा मैं आपको बता दूंगी कि यहाँ पर साइन एक्स को आप टी मान लो, तो वो तो ठीक है, मैंने बता दिया, आपको समझ भी आ गया, लेकिन जब आप खुद करोगे तो आपको पता चलना चाहिए ना कि आपने ऐसा क्यों किया। वही चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अगर आपने ले लिया सपोज इसको टी के इक्विवेलेंट, तो आप इसका सॉल्व करोगे जब, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन एक्स, और साथ में साइन एक्स का करोगे तो आ जाएगा आपका कॉस एक्स डी एक्स। अब आपका कॉस एक्स डी एक्स से तो काम बन जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पर आपका साथ में क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन में 2 साइन एक्स। फिर ये साइन एक्स का एक अलग नाटक बन जाएगा साथ में। कुछ इससे कॉम्प्लेक्स हो रहा है ना, बाकी अगर कुछ नहीं होगा तो लास्ट में तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है ना, लेकिन देखते हैं इससे कुछ इजी अगर हमें मिल जाए। ठीक है, तो अगर हम इससे इजी की तरफ चलते हैं, इसका मतलब हमें ये पूरा तो लेके काम नहीं बन रहा है। तो चलो हमने जैसे पहले क्वेश्चंस में अगर आपको कुछ याद हो कहीं पर हमने देखा होगा, तो हम इसका थोड़ा पार्ट ले लेते हैं। तो अगर हम थोड़ा पार्ट लेके करते हैं साइन स्क्वायर एक्स को, तो भी अगेन सेम वही सिचुएशन आ जाएगी। इसको तो अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका वही आ जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह की सिचुएशन बन जाएगी, अगेन साइन एंड कॉस के दोनों टर्म आ जाएंगे। तो भैया इससे भी हमारा काम नहीं बन रहा है, तो चलो हम थोड़ा और सिंपल कुछ लेते हैं। अब इसमें और क्या सिंपल ले सकते हो, अब इसमें और सिंपल हम ये ले सकते हैं कि हम स्क्वायर ना लें, सिर्फ साइन एक्स लें। ठीक है, सिर्फ साइन एक्स लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। हमारा आया कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, ये आ गया। अब भाई ये तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट मिल गया। अच्छा एक सेकेंड, you people may get confused. Sin x equals to t, so it will be like cos x equals to dt by dx, and then this dx will move here and it will become cos x dx equals to dt. ओके, ये टर्म आ गया। अब ये हमें बिल्कुल सेम एग्जैक्टली यही टर्म मिल गया। अब हम इसको कैसे पुट कर सकते हैं, लेट मी इरेज दिस बोर्ड फ्रॉम हियर। इसको अब हम कैसे पुट कर सकते हैं, देखिए, इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स की जगह हमने टी लिया है तो टी, लेकिन सिर्फ साइन एक्स की जगह टी लिया है हमने, तो साइन एक्स की जगह हमने टी लिख दिया। अब ये साथ में स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आएगा, ब्रैकेट में 1 एंड कॉस एक्स डी एक्स की जगह डी टी। नाउ यू कैन सॉल्व इट इजीली। अब तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, एंड देन यू सॉल्व इट, यू विल गेट इट लाइक दिस। सॉरी, हियर इज द माइनस साइन plus c, and now you can put the values. So what is the value of t? It is sin x minus sin cube x by 3 plus c. ओके गाइज, ये आगे समझ में आपको सोल्यूशन। अब मैं एक काम क्या करती हूँ यहाँ पे, लेट मी ड्रॉ अ रफ लाइन। ठीक है, और यहाँ पर ये जो हमारा वैल्यू आया है ना, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्योंकि मैंने भी आपको क्या समझाया कि हम साइन एक्स में इस तरह से कर सकते हैं कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं, हमारी डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, हमारा अलग अलग सॉल्यूशंस आ सकता है। तो चलिए एक सॉल्यूशन जो हमें मिल गया है हम उसको यहाँ लिख देते हैं, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि अगर आप लोगों के सॉल्यूशन अलग आए हैं और आप लोगों ने सब कुछ ठीक ठाक किया है सॉल्व, फिर भी सॉल्यूशन अलग आया है, तो नो नीड टू गेट पैनिक, ऐसा डेफिनेट इंटीग्रल्स में होता है। ठीक है, इसीलिए जो डेफिनेट इंटीग्रल आपने एटीसी के पेपर में देखे होंगे, उसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो बहुत टफ हो जाते हैं, क्योंकि हम जो लगा रहे होते हैं कॉन्सेप्ट वो सही होता है, उसमें कुछ गलती भी नहीं होती, फिर भी आंसर नहीं आता। रीज़न उसका वही होता है कि उन्होंने किसी और तरीके से सॉल्व किया होता है। अब वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आप कितने तरीके एग्जाम में बैठ के सोच पाते हो। ठीक है, एक दूसरा मेथड, ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लिया, लास्ट में जाके हमने सब्स्टिट्यूशन ही लगाया था इसमें। एक तरीका और हम इस मेथड में क्या देख सकते हैं, मैंने आपको क्या बताया है, एक सेकेंड गाइस, ये हमारा कॉस क्यूब एक्स है। मैंने आपको एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो बताया था आपको मैंने क्या, कि कॉस 3x इक्वल्स टू 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, ये बताया था। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये कॉस क्यूब एक्स दिख रहा है, हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसको अगर हम निकाल लेंगे तो हमारा बाकी का टर्म क्या बन जाएगा, कॉस क्यूब एक्स मैं इधर लिख देती हूँ, और इसको जब आप पूरा इधर उधर ले जाके सॉल्व करोगे तो आपका फाइनली बन जाएगा cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइड बाय 4।
ठीक है, तो अब हम cos क्यूब एक्स की जगह इसको पुट कर सकते हैं, तो चलिए इसको पुट कर देते हैं। तो cos 3x प्लस 3 cos x, और ये 4 हमारा कांस्टेंट है, डिवाइड में है तो इसको बाहर लिख देंगे इंटू डी एक्स। अब बताइए इस क्वेश्चन में कुछ बचा है? अब कुछ सॉल्व करने लायक बचा है इस क्वेश्चन में? बताओ, जिसको मैं सॉल्व करके दूँ आप लोगों को। अब तो बिल्कुल ये क्वेश्चन रह गया है फालतू सा। आप चाहें तो सेपरेट कर सकते हैं, चलिए मैं सेपरेट करके ही कर देती हूँ सॉल्व, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। यहाँ 3 कांस्टेंट है आपका, 3 बाहर लिख देंगे इंटीग्रेशन के साइन के, cos x dx। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/4 cos 3x का क्या आएगा आपका, साइन 3x अपॉन में 3 आ जाएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कैसे आएगा ये पहले आपको मैं बता चुकी हूँ ये सब बहुत अच्छे से। प्लस 3 cos x का क्या आएगा हमारा, साइन x प्लस सी। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन जो हमें मिला था वो ये था। ठीक है, दूसरा सॉल्यूशन जो हमें मिला है वो ये है। बाई 3 प्लस 3 साइन एक्स प्लस सी। बताइए दोनों सॉल्यूशन कितने अलग है ना? एग्जाम में हो सकता है आपको इस तरह से पूछ ले, एग्जाम में हो सकता है ये सॉल्यूशन दे दे, या फिर हो सकता है एग्जाम में वो कुछ और मेथड लगा दे। अभी हम आगे पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, तो हम और भी कई मेथड्स देखेंगे। ठीक है गाइस, तो इस तरह से आपको पैनिक नहीं होना है। अगर आपका सोल्यूशन गलत आ रहा है तो वो कई बार होता है, वो अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने आपको 2 तरीके से सॉल्व करके दिखा दिया। एक ही क्वेश्चन को मैंने 2 तरीके से सॉल्व करके दिखाया, दोनों में आंसर अलग अलग आया, एंड दोनों ही आंसर आपके करेक्ट है, ऐसा नहीं है गलत है, दोनों ही आंसर आपके सही है। डिपेंड करता है एग्जाम में क्या आया। अब एग्जाम में कौन सा मेथड अप्लाई किया है ये आपको कोई बता नहीं सकता कि आप ये मेथड अप्लाई करके ये आ जाएगा ये आ जाएगा। बस आपकी प्रैक्टिस होती है ना, उससे आपको देखकर आइडिया लग जाता है कि अच्छा इस तरह का हमारा तब आ सकता है जब हमने ये आइडेंटिटी लगाई हो, जिस आइडेंटिटी में डिनोमिनेटर में 4 आता हो। ठीक है, या इस तरह का सोल्यूशन आया है हमारा, तो ये हमें दिख रहा है कि हमारे यहाँ पर ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं लगी है, 4 वाला टर्म नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमारी ये आइडेंटिटी तो नहीं लगी है। ये आइडेंटिटी नहीं लगी अगर, तो फिर कुछ और लगा है, कुछ और क्या लग सकता है, फिर आप उस तरह से सोचना शुरू करेंगे उसको कि सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं या कुछ और मेथड हम लगा सकते हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। इसीलिए डेफिनेट इंटीग्रल में आपके कई तरह के सॉल्यूशंस आ जाते हैं। आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितने सॉल्यूशंस एग्जाम में बैठ के सोच पाते हैं, और उनमें से जो जो आपने सोचा, हो सकता है कोई हिट कर जाए ठीक ठाक, और हो सकता है कोई ना भी करे। सपोज आपने ये 2 मेथड करे और कोई और तीसरी मेथड से उनका आंसर आया हो। ठीक है, तो अब वो चीज़ पर आप कैसे पहुंचोगे कि आपको सारे मेथड्स एग्जाम में आ जाएं, ये होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको क्या बताया है, आप करो एनसीईआरटी 12th क्लास की डाउनलोड, और वहाँ से प्रैक्टिस करो। जब ये हो जाएगा प्रैक्टिस, तो आप कोई और हायर बुक आर.डी. शर्मा वगैरह के लिए जा सकते हो, ओनली एंड ओनली फॉर द डेफिनेट इंटीग्रल का पार्ट। ठीक है, एंड आई एम सजेस्टिंग, क्यों कोई भी हायर बुक वैसे मैं नहीं सजेस्ट करती हूँ आर.डी. या आर.एस., सिर्फ क्यों सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि यू नीड द प्रैक्टिस। ठीक है, एनसीईआरटी में उतने क्वेश्चन शायद नहीं सफिशिएंट रहेंगे। वैसे तो मुझे पता है एक चैप्टर में 40, एक एक्सरसाइज में 40-50 क्वेश्चन हैं, और मेरे ख्याल में 11 या 12 करीब कुछ एक्सरसाइज हैं। तो अगर मैं 12 मान लेती हूँ और 50 क्वेश्चन के हिसाब से आपको 600 क्वेश्चन कर लोगे आप। लेकिन वो वही बात है ना, डेफिनेट इंटीग्रल पे तो आपके वही होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 100 या 150 क्वेश्चन। तो वही अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रल के कहीं मिल जाते हैं, आपको गूगल वगैरह पे अगर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस करने से मतलब है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका थोड़ा ब्रॉड विजन होगा, आपको समझ में आएगा आप किस तरह से और सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है गाइस, तो 1-2 आप होमवर्क क्वेश्चंस ले लीजिए। एक क्वेश्चन मैं पहले दे चुकी हूँ आपको, मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चंस लिख देती हूँ गाइस होमवर्क क्वेश्चंस में, ताकि मैं सारे होमवर्क क्वेश्चंस लिख देती हूँ, ताकि ना फिर मुझे भी इजी रहेगा। लास्ट में बस एक देखो लास्ट में वीडियो को और आंसर बता दो। एक क्वेश्चन ये है बच्चों, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन एक और आप लीजिए। मैंने आपको cos स्क्वायर एक्स का करवा दिया है ना शायद, तो आप ये sin स्क्वायर एक्स करवा दिया है।
कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, एक ये क्वेश्चन आप देखिए, ठीक है। उसके अलावा साइन क्यूब एक्स डी एक्स, इसको तो आपको, और इन सारे क्वेश्चंस को आप जितने भी मेथड से सॉल्व कर सकें, जितना भी आप सोच सकें उस सारे तरीक़ों से करना है सॉल्व। देखते हैं आप लोग कितना अपने आप को और ज़्यादा सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। और एक क्वेश्चन और ले लीजिए, साइन 4x dx, ओके। दीज आर द 4 होमवर्क क्वेश्चन। मैं आपको ज़्यादा होमवर्क भी नहीं देती हूँ, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं। जब एक बार एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद फिर आप और कोई हायर बुक्स पे जा सकते हैं। एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी तो मुझे आप बताना, फिर मैं कोई अच्छी बुक आपको ऑनलाइन सजेस्ट कर दूँगी ताकि आपको ख़रीदने ना पड़े। फ़ायदा नहीं है ना फालतू के पैसे ख़राब करने का। तो ये आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं गाइस, इनको आप अच्छे से एक बार करके देखना, शायद हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं तो फिर आई एम हियर, मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस। इसके अलावा एक दो चीज़ें जो मुझे और डिस्कस करनी थी। सबसे पहले तो वेरी बिग सॉरी टू यू ऑल गाइस कि आपके लेक्चर्स बीच में मिस हो रहे हैं। एक्चुअली मैं जहाँ रहती हूँ ना, मैं साउथ दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर लगता है इधर। तो अभी ये जो किसान आंदोलन चल रहा है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बार बार इंटरनेट कट जा रहा है। और बॉर्डर एरिया में रहने की वजह से क्या होता है, यहाँ का इंटरनेट सबसे पहले काटा जाता है। तो कुछ भी होगा यहाँ का इंटरनेट गायब। इसीलिए ऐसा हो रहा है कि मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाती हूँ। और कल एक दो दिन तो इतना ख़राब इंटरनेट चल रहा था कि मैसेज भी नहीं जा रहा था। ये सारी दिक्कत आ जाती हैं कभी कभी। और हो सकता है गाइज अभी ये आपका एक आध हफ्ते चले ये प्रॉब्लम इंटरनेट वाला, क्योंकि कई बार तो होता है कि न्यूज़ में भी आ जाता है कि इंटरनेट कटा, और कई बार चलता नहीं है इंटरनेट और न्यूज़ में भी नहीं आता है, लेकिन एक्चुअल में इंटरनेट चल नहीं रहा होता है। तो कभी वैसा सिचुएशन भी हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि वाईफाई से नहीं तो अपने मोबाइल के नेट से या जैसे भी मैं करके अपलोड कर सकूँ वीडियो। लेकिन कभी ऐसा होता है कि नहीं आ पाती है वीडियो, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड गाइस एक चीज़ मुझे और डिस्कस आप लोग को बोलनी थी। आप प्लीज़ मुझे ना कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को बताना, अगर इफ़ यू गाइज आर कंफर्टेबल, कि आपका आप लोग रिवाइज कर लो मॉडर्न फिजिक्स का। फिर मैं आपको एक टेस्ट दे देती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बना के, जिसको, यार ये खुल ही नहीं रहा कैलेंडर से, मुझे डेट चेक करना था ढंग से। ओके मैं उसमें फ़ोन में चेक करती हूँ। हाँ हाँ गाइस ये देखिए खुल गया। मैं बोल रही हूँ कि मैं 9th को या 8th को, मुझे लगता है आपका न्यूक्लियर फिजिक्स का मैं कल एक लेक्चर लूँगी। उसके बाद उसके क्वेश्चंस के लिए 2 लेक्चर चाहिए होंगे, या चलिए उसको मैं छोड़ भी दूँगी। अगर न्यूक्लियर वाले पार्ट में से एक चैप्टर से होता बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं 9th को आपका फिजिक्स का, मॉडर्न फिजिक्स का प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसका एक टेस्ट लेने का मैं सोच रही हूँ। एंड टेस्ट लेने का तरीका मेरा वही रहेगा, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूँगी, आपको खुद सॉल्व करने होंगे। वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ दे सकूँ, प्रोवाइड करवा सकूँ, ठीक है। तो आई विल डू के मैं 9th को आपको ले लेती हूँ टेस्ट। 9th को मैं आपका मॉडर्न फिजिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टेस्ट है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स के। आप चाहें तो आपके पास अगर पेपर हैं, ठीक है, आप वहाँ से इनको देख के प्रैक्टिस भी करके आ सकते हैं। बिल्कुल चीटिंग करिए, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन एक बार जब आपको पेपर मिल जाएगा, पेपर ओपन करने के बाद फिर चीटिंग अलाउ नहीं है, ओके। पेपर मिलने के बाद फिर चीटिंग नहीं कर सकते। पेपर मिलने से पहले आप जितना मर्जी चीटिंग कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स का टेस्ट होगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन भी मैं बाहर से नहीं दूंगी, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगी। वैल्यूज़ भी चेंज नहीं करूंगी, चलिए ठीक है, एज इट इज़ क्वेश्चन छाप दूंगी। चीटिंग अलाउ नहीं है पेपर ओपन होने के बाद। पेपर ओपन होने से पहले आप आंसर रट कर बैठिए, सॉल्व करिए, 10 बार सॉल्व करिए, 50 बार सॉल्व करिए, सॉल्यूशन रटिए, फॉर्मूला रटिए, आंसर रटिए, आपका चॉइस है। लेकिन पेपर खुलने के बाद चीटिंग नहीं करेंगे, इस चीज़ का प्रॉमिस करिए मुझे, तब मैं आपका टेस्ट लूँगी। तो 9th को फिर मैं आपका टेस्ट रख दूँगी। एंड रिवीजन ऑब्वियसली यू विल नीड द रिवीजन, तो मैं उसके लिए कर सकती हूँ आपका 6, 7, 8 3 दिन मैं आपको देती हूँ। 6, 7, 8 3 दिन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। वैसे तो मंडे को मैं इसलिए नहीं रख रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर संडे के बाद ना मंडे को बच्चे करना पसंद नहीं करते हैं। तो 9th को मैं आपको टेस्ट दूँगी आपका 6, 7, 8 3 दिन आप लोग रखिए प्रैक्टिस के लिए। 6, 7, 8 ये 3 दिन आपकी क्लास नहीं होगी, ठीक है। 9th को आपको टेस्ट मिलेगा मॉर्निंग में,
मतलब मॉर्निंग में या दोपहर तक मिल जाएगा, आफ्टरनून तक। आपको जितने क्वेश्चंस होंगे उसके हिसाब से मैं टाइमिंग बता दूंगी, इतने टाइम है आपके पास। एंड 9th क्लास की फिर मैं कोशिश करूँगी इवनिंग में कोई लेक्चर लेके उसमें आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। अगर एक वीडियो में हुआ तो एक वीडियो में, वरना तो फिर 2 वीडियो में कर दूंगी मैं आपको प्रोवाइड। एंड इस तरह से हमारा मॉडर्न फिजिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है गाइज, इफ़ यू गाइज आर ओके विद दिस प्लान तो प्लीज़ लेट मी नो। 7th का तो वैसे भी हम संडे है, क्लास होनी नहीं है। एक सैटरडे का आप एक्स्ट्रा ले लीजिए दिन, क्योंकि इसीलिए बोल रही हूँ मैं, क्योंकि हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स का लेक्चर चलेगा तो उतना साथ में आपके पास टाइम रहेगा नहीं। बाकी एक मंडे का आपको फुल फ्लेज डे मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, और एक्चुअली एक चीज़ और भी है, मुझे मंडे को कहीं जाना है, कुछ काम है, तो मैं मंडे को क्लास ले नहीं पाऊंगी। तो इट्स बेटर यू कैन कंज्यूम दिस डे फॉर द प्रैक्टिस ऑफ द टेस्ट विच आई विल टेक इन ऑन द 9th। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ आप प्रॉमिस कीजिए, चीटिंग नहीं करेंगे पेपर होने के बाद, पेपर ओपन करने के बाद। उसके पहले आप चाहे आंसर रट के बैठिए, 1000 बार प्रैक्टिस करिए, 10,000 बार प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूला रटिए, मेरे नोट्स की हेल्प लेके सॉल्व करके देखिए क्वेश्चंस को, सही करेक्ट सॉल्यूशंस को, जैसे भी आप करिए, आपका चॉइस है। मैं उस चीज़ के लिए मना नहीं करूँगी, बट पेपर ओपन होने के बाद आप लोग चीटिंग नहीं करेंगे। अब मैं आपके साथ बैठ तो नहीं सकती पेपर के टाइम पे, ऑब्वियस सी बात है, आप खुद ही अपने ऊपर उतना करना पड़ेगा कि आप लोग चीटिंग नहीं करेंगे। ठीक है गाइज, तो ये है आपका जो मॉडर्न फिजिक्स का टेस्ट होने वाला है 9th क्लास को, 9th ऑफ द फैब को। सो गेट रेडी फॉर द टेस्ट। तो गाइस ये है अपना मॉडर्न फिजिक्स का टेस्ट का, मैंने आपको बता दिया है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दूंगी अलग से वाला जो करवाऊंगी वो बाद में करवाऊंगी, पहले प्रीवियस ईयर में एक्सपर्ट हो जाइए आप लोग। ठीक है गाइस, ये है फिलहाल का प्लान। अगर आप लोग को अच्छा लगता है लेक्चर, कुछ जानने को सीखने को नया मिलता है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। बहुत थोड़े से लाइक आते हैं, ऐसा लगता है बूंद बूंद में लाइक टपक रहा है मेरी वीडियो पे। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए इतना बोल लिया, इतना पढ़ा लिया, सब्सक्राइब की स्पेलिंग भी भूल गई। ठीक है, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द एंड शेयर द वीडियो। और ये अगर आपको प्लान ओके लगता है मॉडर्न फिजिक्स के टेस्ट वाला, तो प्लीज़ लेट मी नो। और जो क्वेश्चंस दिए हैं मैंने उनके सॉल्यूशंस मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में, चाहे तो टेलीग्राम के ग्रुप पे। और उसके अलावा आपको मैंने एक काम और दिया है फिज़िक्स का, ये बताने के लिए कि आपको नेक्स्ट क्या टॉपिक पढ़ना है वो बताइए मुझे। एंड दैट्स इट, इतना ही है। एंड आपका फिज़िक्स का जो है वो फिज़िक्स कह रही हूँ, सॉरी मैथ्स का जो है आपका NCERT से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, मतलब मैथ्स नहीं हो सकता प्रैक्टिस के बिना, और इंटीग्रेशन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस, मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और आस्था एंड भावना के अलावा बाकी बच्चे भी आई होप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। वैसे DBS थे, वो भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे थे क्वेश्चंस के, मतलब वो क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर कमेंट करते थे, DBS था उनका। बट पता नहीं फिलहाल वो नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, आई गेस कोई एग्ज़ाम वगैरह होगा। तो चलिए खैर, मैं एंड करती हूँ इस वीडियो को यहाँ पे। थैंक यू।